Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So today I am going to discuss with Indian Economic Development class 12th. As in the previous video I have talked about what are the features Indian economy inherit at the time of independence, and before that I have talked about that how colonial government have affected three of the major sectors of the economy, that is agriculture sector, industrial sector and the international trade sector. Now today I am going to do a detailed introspection that how firstly the agriculture sector leads to stagnation. Now talking about the agriculture sector stagnation, primarily 85% अराउंड नियरली कंट्रीज पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। अब क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, अपनी लाइवलीहुड को लेके डिपेंडेंट थे, उसके ऊपर एंगेज थे एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने उसको ज़्यादा टारगेट किया और पूरे सिस्टम को एक ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू बांध दिया, जिसमें ज़मींदार जो होते थे वो जो भी लैंड होता था उसके थ्रू प्रॉफिट्स अर्न करते थे, ठीक। और उस लैंड पे जो काम करते थे वो होते थे फार्मर्स, और उनको बदले में सिर्फ इतना दिया जाता था सो दैट फार्मर्स कैन ईजिली रन देयर लाइवलीहुड्स. So this colonial government system of zamindari has totally demolished the Indian image of being an agrarian economy. और इस सिस्टम को टोटली कहलाते थे लैंड सेटलमेंट सिस्टम. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड वाज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, सी Britishers make Indians to understand that how they sell their production in the market rather than only for their self consumption. Now this concept of commercializing agriculture was being introduced by Britishers only. What they said कि जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा आप मार्केट में आकर हमें सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात तो ठीक थी कि वो उन्होंने कमर्शलाइजेशन को टच करा एग्रीकल्चर, क्योंकि उससे पहले एग्रीकल्चर का मतलब ये कि आपने जो बोया वो खुद ही खा लिया, सिंपल, काम खत्म. गेहूँ उगाया, चावल उगाया, वो खुद ही खा लिया और सारी कहानी खत्म हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जब ये टेक्निक उन्होंने बताई कि यू कैन सेल इट इन टू द मार्केट, सो देव स्टार्टेड सेलिंग इन टू द मार्केट. बट नाउ द ब्रिटिशर्स हैव प्लेड द गेम. उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्शन कैश क्रॉप पे ज़्यादा किया. अब कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप्स जो बेसिकली जो है कपड़ा बनाने में काम आते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक. तो उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया. रीज़न बीइंग क्योंकि इसको प्रोड्यूस करके अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो जो फूड क्रॉप है उससे ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं. यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट. सो सिंस यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो यू आर गोइंग टू सेल कैश क्रॉप मोर रैदर देन फूड क्रॉप्स. अब क्योंकि फूड क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो उस केस की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे दे यूज दैट कैश क्रॉप एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. और इंडिया के पास इतना भी फूड क्रॉप नहीं होता था प्रोडक्शन में जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, ठीक. क्योंकि खाली पैसा कमा के नहीं गाड़ी चलने वाली थी. अगर पैसे कमा भी लिए तो पैसे को इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, और अपनी सेल्फ सफिशेंसी के लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एज वेल. बट व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, since they want the cash crop as a raw material, so they shifted from food crops to cash crop all the farmers of India in the agriculture sector. Okay, तो ये सेकंड पॉइंट है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एज अ स्टैग्नेशन एक्ट करता है अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर, टोटल स्टैग्नेशन. नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. सी, बिकॉज देयर वॉज technological hindrances, whole of the agriculture is having lack of irrigation facilities. Okay, अब क्योंकि irrigation facilities नहीं है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं है, मशीन्स नहीं है, थ्रेशर्स नहीं है, प्लोअर्स नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो प्रोडक्टिविटी होती थी उसी लैंड से, जिस लैंड से आप इन सारी चीज़ों को लगाकर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते थे, देयर इज़ ऑलवेज अ लो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम. और क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी होती थी तो सारा का सारा तो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था चीज़ें. तो उस वजह से जो है जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया था वो थे वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे, वो इंडियंस जो ज़मींदार नहीं थे, एक पुअर फार्मर थे. और ड्यू टू द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दे ऑलवेज हैव टू हैव वन डे मील और मैक्सिमम. ओके, तो पूरे दिन में एक मील, वन मील अ डे वाला कंसेप्ट था उनका,
काइंड ऑफ, ठीक, कि भूखे पेट सो जाते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। नाउ नेक्स्ट इज, फोर्थ इज स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मेजर चीज़ किसी भी जगह पे अगर आपको डेवलपमेंट क्रिएट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो था दैट हैज़ बिकम वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। अब क्योंकि स्कैर्सिटी हो गई थी इन्वेस्टमेंट की, तो अगर मान लीजिए फ्लड आ जाए, ठीक, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है उनके पास, ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं हैं उनके पास, ठीक, और ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर। तो ये सब किसकी वजह से, ये सब इस वजह से था बिकॉज देयर इज़ लेस इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की होती ब्रिटिशर्स ने, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही होती उनको, सारी प्रॉपर मशीन्स उनके पास होती, ठीक, तो दिस कंसेप्ट मे नॉट हैव अराइज्ड, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी की सारी जितनी पॉइंट्स मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बताए, चाहे वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम हो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, या लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो, या स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये इंडिकेट करते हैं कि पूरी इकनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से जो है बर्बाद किया गया था उस टाइम पे, ठीक, किसके अंदर, जब ब्रिटिशर्स का रूल था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो these all these mishaps which have occurred leads to total stagnation of the agriculture sector. Now, second, we are going to talk about what all stagnations are faced by industrial sector one by one. Now, industrial sector के बारे में जैसे आपने अभी पिछली वीडियोस में देखा ही था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हैंड लेबर था, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ का जितना भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स थे, दे सेल एट वेरी नाइस प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक। तो हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स ने सबसे बुरा इफेक्ट डाला, उन्होंने सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि हैंड लेबर ज़्यादा था, अच्छी घर में चीज़ें बना लेते थे, अच्छा उसको अच्छी क्वालिटी का मेंटेन करके बाज़ार में अच्छे दामों पे बेचते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो प्राइमरी मोटिव था कि सबसे पहले इनकी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म की जाए, ठीक, क्योंकि अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तो ये कुछ ना कुछ अर्निंग करेंगे, और अगर अर्निंग करेंगे देन दे विल स्टैंड नेक्स्ट टू अस। तो उस केस में उन्होंने जो है दो जो मेजर मोटिव थे ब्रिटिश रूल के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, वो पहला ये था कि इंडिया से भैया चीप रॉ मटेरियल मिलेगा, सस्ता वाला, ठीक, जिसको हम अपने यहाँ ले जाएंगे बढ़िया वाला क्वालिटी का और सस्ते रेट में, और हम जो है वहाँ ले जाकर उसको अच्छी प्रोडक्शन करेंगे उससे अपने गुड्स के लिए, ठीक। और नंबर टू, जितना भी ब्रिटिश में गुड्स मैन्युफैक्चर ब्रिटेन में हो रहा है, वो सारा का सारा गुड्स हम इंडियन मार्केट्स में ला के सेल करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे गुड्स को लोग प्रेफर करेंगे, ठीक, और यहाँ के इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होंगे, उसके अगेंस्ट हमारे गुड्स सस्ते होंगे, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, एंड अल्टीमेटली द होल ऑफ द प्रॉफिट रिवार्ड गोज टू ब्रिटिशर्स, सिंपल, ठीक। तो ये सबसे पहला इफेक्ट डाला उन्होंने कि उन्होंने डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किया, ठीक, इन अंडर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक। तो हुआ क्या, जब उस टाइम पे प्रोडक्शन में मशीन्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन मशीन्स को भी तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही होना पड़ता है, ठीक। तो क्योंकि मशीन्स टूल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से प्रॉपर कैपिटल गुड्स ना अवेलेबल होने की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, ठीक। और ब्रिटिश रूल के टाइम पे कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है जो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे इंडिया में, वो थी ही नहीं, ठीक है। और ना उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया। बेसिकली दे हैव ट्रीटेड इंडिया जस्ट लाइक रिसोर्स प्रोवाइडर टू देम, एंड व्हाट रिसोर्स, बेसिकली द रॉ मटेरियल विच इंडिया वाज एनरिचिंग, ओके। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कोई भी तरीके का ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, ना उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई ऐसा काम किया जिससे इंडिया कभी भी डिपेंडेंट बन जाए, ठीक। उन्होंने कोई भी ऐसी तरीके की बड़ी बड़ी मशीन्स और कैपिटल गुड्स हैवी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ से लाकर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं की, ठीक। जो भी उन्होंने किया वो इंडिया में ही बनाया है, सिंपल सी बात। हाँ, भले ही टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ की यूज़ की हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंडिया की ही यूज़ की हैं, कोई चीज़ नई नहीं यूज़ की अपनी तरफ से, ठीक। एंड दैट्स वाई द कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ नॉट ग्रोइंग बट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कंट्रीज़ के जीडीपी पे इफेक्ट पड़ना है। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री।
तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें तो लो कंट्रीब्यूशन ही जा रहा है ना। रीज़न बीइंग कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उतनी स्पीड से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है, कैपिटल गुड्स भी प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, मशीन्स भी नहीं है प्रॉपर, तो जीडीपी का तो ऑलरेडी है कि ग्रोथ जो है वो लो होनी ही होनी है। रीज़न बीइंग कि कोई भी जो है प्रॉपर प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश नहीं हो रही हैं। तो दैट्स वाई ऑल द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ वेरी स्मॉल। नाउ नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट इज जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर था उसका रोल भी बहुत कम था, ठीक, उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास सिर्फ मेजर चीज़ें थी। हर जगह उनकी जो है कोई भी तरीके की पॉलिसी ऑपरेट नहीं होती थी। वो कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे रेलवेज़ हो गया, पावर जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, इन्हीं को देखते थे। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सारी जो नवरत्न महारत्न कंपनीज थी सिर्फ इन्हीं को डेवलप कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर का रोल उन्हीं पर खास था, ठीक। तो वो इसी पे फोकस थे और उससे क्या हो रहा था, जो बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर नहीं आ रहा था उसमें लिमिटेड ग्रोथ थी, ठीक। तो जो सेक्टर्स, जो भी कंपनीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू मैनेज या गवर्नड हो रही थी, वो तो अपना जो है एक प्रॉपर वे में रन कर रही थी, लेकिन जो छोटी मोटी और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो दिस इज द 4 पॉइंट्स regarding industrial sector. First was decline of handicraft industry, second was lack of capital goods, third was low contribution of GDP, and fourth was limited role of public sector. So I hope you have understood what all stagnations are faced by the agriculture sector and industrial sector under the development experience from 1941 to 1990. Okay, this is whole of the thing. So we have discussed 2 sectors. In the next video I'll be discussing about what was the demographic condition. Demographic condition means the condition related to statistics. What about the foreign trade, then occupational structure, and so on. Okay, so thanks for watching this video. Kindly click the bell icon. See, this is very simple. You just go and read once, the things will be very pretty clear to you. This is a theoretical subject. Okay, only the thing is, if you understand the concept you can easily do that. Thank you, class.